नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम। देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा। खबर वो नहीं है जो बताई जाती है, खबर वो है जो छुपाई जाती है। लेकिन अब छुपा नहीं सकते रूस और चीन की आतंकवाद की लड़ाई में वो भारत के साथ कितनी मजबूती से खड़े हैं। कम से कम भारत के प्रधानमंत्री तो यही चाहेंगे कि मुल्क पाकिस्तान को, पड़ोसी जो मुल्क है, उसको कब पैगाम देंगे दोनों ये ताकतवर देश। इसका जवाब गोवा में जरूर दें। जब रूस और चीन से पीएम ये पूछेंगे कि आखिर हमारे और आपके यहाँ के आतंकवाद का रंग अलग अलग कैसे हो सकता है, अजहर को आतंकी कब घोषित किया जाएगा और पाक से साथ युद्ध अभ्यास के कब परहेज किया जाएगा। शहादत पर जारी सियासत से दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी देश के अंदर सिर्फ टोवल चरम पर पहुंच गया है। मुलायम ने साफ कह दिया है कि सपा की जीत होने पर भी अखिलेश सीएम बनेंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये पिता और बेटे के बीच की समझ है। दुनिया को दिखाने का कौन सा रंग है ये तो आने वाले चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन आज तो पिताजी भाई के साथ खड़े नजर आए तो बेटे ने साफ कह दिया उसे किसी के साथ की जरूरत नहीं। यानी चुनाव के दौरान भी चाचा भतीजे की जंग सामने दिखाई देगी। भीतर परिवार के क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता। सत्ता में आने का ये एक और नुस्खा भी हो सकता है, ये भी पता नहीं। खबरें देश के दूसरे हिस्सों में और भी हैं, उन पर भी नजर डालेंगे। लेकिन इस वक्त रुख करते हैं गोवा का। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की नजरें अगर गोवा पे हैं आज तो क्यों हैं, आइए आपको बताते हैं। गोवा में कल से शुरू हो रहे 8वें ब्रिक्स सम्मेलन में भारत चीन के सामने मसूद अजहर पर बैन का मुद्दा उठा सकता है, तो वहीं रूस से भी पाक के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास पर ऐतराज जता सकता है। समुंदर के किनारे चमकती रेत, ऊंची ऊंची लहरें और आसमान छूते नारियल के पेड़, दुनिया भर के सैलानियों को लुभाने वाला ये खूबसूरत गोवा है जो ब्रिक्स की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। सभी राष्ट्राध्यक्षों और विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए पणजी के होटल ताज ने कमरों के लुक चेंज कर दिए हैं, तो साथ ही जायकेदार भोजन का इंतजाम थी। लेकिन जो तैयारियों में सबसे अहम है वो है सुरक्षा। क्योंकि उरी और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाक से जारी तनातनी के बीच ब्रिक्स समिट आतंकियों के निशाने पर है। सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, तो खुद एनएसए अजीत डोभाल ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। सम्मेलन के दौरान नेवी के कई वॉरशिप गोवा के आसपास के समंदर में पेट्रोलिंग करेंगे, तो नेवी और कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर नेवी के MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट को हर हमले के लिए 24 घंटे तैयार रखा गया है। तो मार्कोस कमांडोज गोवा एयरपोर्ट की निगरानी करेंगे। होटल से समंदर तक चप्पे चप्पे पर ऐसा पहरा है कि परिंदा भी पर न मार सके। जो लेवल ऑफ थ्रेट है वो बड़ा है, नो डाउट, लेकिन हम उतने ही विजिलेंट हैं। लैंड, एयर और सी तीनों डायरेक्शन से किसी भी तरह का कोई थ्रेट ना आए, इसको देखते हुए हमने मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी स्ट्रक्चर सेटअप किया है। भारत की कोशिश है कि वो रूस के साथ अपनी पुरानी दोस्ती को नई ऊंचाइयां बख्शे, जिसमें फिलहाल पाकिस्तान के साथ उसके सैन्य अभ्यास के चलते कड़वाहट भूल गई है। माना जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी मुलाकात में मोदी इस मसले पर अपनी आपत्ति जताएंगे और ये पूछेंगे कि आखिर ऐसे नाजुक वक्त में जब पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया, उरी में दहशतगर्दों की नापाकी के चलते हमारे 18 जांबाज शहीद हो गए, दुनिया के ज्यादातर मुल्क ये मान बैठे थे कि ये सारी कारस्तानी पाकिस्तान की है, तब हमारे एतराज को नजरअंदाज करते हुए आपने पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज क्यों की? जो टाइमिंग जो थी, जब यहाँ पे उरी पे हो रही है बातचीत और हमारे क्रॉस LOC स्ट्राइक्स हुए हैं, उस समय इनका इस प्रकार से एक्सरसाइज करना ये चिंता की बात है। हम लोग बातचीत करके ही इसका समाधान निकालेंगे। प्रधानमंत्री ने बाकायदा ट्वीट के जरिए ये संदेश भी दिया है। कहा, रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत स्वागत करता है। भारत रूस वार्षिक समिट से दोनों देशों को काफी उम्मीदें हैं। समिट के दौरान पीएम मोदी की मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी होगी, जहां वे चीन से आतंकवाद पर कड़े सवाल पूछ सकते हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी चीन से ये जरूर पूछेंगे
कि पाकिस्तान में आतंकियों के आका मौलाना मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने पर वो अड़ंगा क्यों डाल रहा है। मोदी एनएसजी में भारत की सदस्यता को लेकर भी चीन के ऐतराज पर बात कर सकते हैं। दरअसल भारत चाहता है कि ब्रिक्स की बैठक में सभी पांचों सदस्य पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हमलों का विरोध करें, लेकिन एक तरफ आतंकवाद है तो दूसरी तरफ मंदी से जूझ रहे देश हैं, जिनकी हौसला अफजाई करना भी प्रधानमंत्री का लक्ष्य है। पीएम मोदी ने एक के बाद एक ट्वीट के जरिए सदस्य देशों से आह्वान किया है कि वे इस क्षेत्र की अपार संभावनाओं को जमीन पर उतारने के लिए आगे आएं। दरअसल आबादी और अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखें तो भारत ब्रिक्स का दूसरा सबसे अहम सदस्य है। फिलहाल रूस और ब्राजील आर्थिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं, जबकि साउथ अफ्रीका और चीन की ग्रोथ स्टेबल है। इस नेगेटिव माहौल में भारत की जीडीपी 7.6% से बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही भारत में सबसे ज्यादा व्यापार की उम्मीद भी, यानी भारत के बिना ब्रिक्स का वजूद बेमानी है। दरअसल 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद भारत ने अमेरिका और यूरोप की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिससे ब्रिक्स के भविष्य पर सवालों के बादल मंडराने लगे। रूस को भी लग रहा था कि सोवियत संघ के समय से बरकरार दोनों देशों के रिश्ते कमजोर पड़ रहे हैं। उम्मीद है कि रिश्तों पर धुंध गोवा से खत्म हो जाएगी। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि इस बार अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा भारत का जोर पाक प्रायोजित आतंकवाद पर रहने वाला है। देश की बात के लिए ईटीवी नेटवर्क। तो गोवा में कल और परसों अगले 2 दिन जिस तरह से पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की नजर रहेगी, उसकी वजह भी बड़ी है। जी हां, गोवा में होने जा रहे ब्रिक्स सम्मेलन में कूटनीति की बिसात बिछ चुकी है। सबकी नजरें प्रधानमंत्री मोदी पर हैं, लेकिन इस सम्मेलन के दौरान कुछ ऐसा होने जा रहा है जो दक्षिण एशिया के सामरिक समीकरणों को हमेशा के लिए बदल सकता है। पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं कि भारत और रूस के बीच होने वाली डिफेंस डील आखिर कितनी बड़ी और भारत के लिए कितनी ताकतवर साबित होगी। देखिए इस रिपोर्ट में इस डील के मायने। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में जबरदस्त तनाव के बीच गोवा में होने जा रहे ब्रिक्स सम्मेलन को आर्थिक, कूटनीतिक और सामरिक लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। लेकिन ब्रिक्स सम्मेलन से भी ज्यादा अहम मानी जा रही है भारत और रूस के बीच होने वाली शिखर वार्ता, क्योंकि इसमें दोनों देशों के बीच तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए की डिफेंस डील हो सकती है। इस डिफेंस डील के खास होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत रूस से 5 S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने जा रहा है। इस एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के बाद भारत गगन भेदी सुरक्षा कवच हासिल कर लेगा। रूस में बना ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम 400 किलोमीटर की रेंज में आने वाले दुश्मन के किसी भी फाइटर प्लेन, मिसाइल और ड्रोन को हवा में तबाह कर सकता है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की स्पीड 4.8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसे एक्टिवेट करने में सिर्फ 5 मिनट का वक्त लगता है और इससे एक साथ 36 टारगेट को तबाह किया जा सकता है। जो फाइटर प्लेन राडार की पकड़ में नहीं आ पाते हैं, उन्हें भी इसके जरिए निशाना बनाया जा सकता है और इससे कम दूरी से लेकर लंबी दूरी तक 3 तरह की मिसाइल दागी जा सकती है। अगर साफ साफ कहें तो ये एयर डिफेंस सिस्टम दक्षिण एशिया में सामरिक लिहाज से बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान और चीन के J-20 स्टेल्थ फाइटर प्लेन अब भारत के सुरक्षा कवच को भेद नहीं पाएंगे। दुश्मन देशों के मिसाइल को भी भारत सिर्फ 5 मिनट में ध्वस्त कर देगा, यानी अब परिंदा भी भारत की हवाई सीमा में पर नहीं मार सकेगा। इस डिफेंस सिस्टम की एक और खास बात है, वो ये कि इसे थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों में शामिल किया जा सकता है। मतलब पाकिस्तान और चीन से आने वाले किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब है S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम। देश की बात के लिए ईटीवी नेटवर्क। तो समझेंगे कि आखिर 5
राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष, और उसमें भी रूस और चाइना के, अगर यहाँ पर है भारत में, गोवा की सरजमी पे, तमाम सुरक्षा के बीच, तो उसके क्या मायने हैं? भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह के कूटनीतिक मैसेज को देने की जरूरत है, और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें कितनी महत्वपूर्ण है? हमारे खास मेहमानों के साथ ठीक 9:30 बजे। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। स्वागत है एक बार फिर से आपका। रूस के राष्ट्रपति पुतिन को तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाएं दिख रही हैं। चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के बढ़ते दबदबे से परेशान है, तो वहीं सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है। इस हालात में सबकी नजरें टिकी हुई है गोवा में होने जा रहे ब्रिक्स सम्मेलन पर, जहां दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक मंच पर आने वाले हैं। यानी कि साफ है, न सिर्फ आर्थिक बल्कि कूटनीतिक लिहाज से भी ये सम्मेलन खास महत्व रखता है। भारत के लिए इस सम्मेलन के क्या मायने हैं, भारत को इस समिट से क्या हासिल होने जा रहा है, और आतंकवाद के मुद्दे पर क्या पीएम मोदी ब्रिक्स का समर्थन हासिल कर पाएंगे, और ब्रिक्स का समर्थन आतंकवाद के मुद्दे पर कितना महत्वपूर्ण है? इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए विस्तार से मेरे साथ हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर, वरिष्ठ बीजेपी नेता श्याम जाजू, पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार साहब, वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक साहब, और हमारे विशेष सहयोगी शैलेंद्र वांगू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शैलेंद्र वांगू आपसे ही करना चाहूंगी। गोवा में मौजूद हैं, इस वक्त सुरक्षा को लेकर जिस तरह की तैयारियां हैं, सब तरफ से संतुष्टि है, क्योंकि अजीत डोभाल खुद पहुंचे जायजा लेने के लिए। जी बिल्कुल मीना, यहाँ पर सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतज़ाम है। यहाँ पर 3 लेयर की सिक्योरिटी तैनात की गई है। आसमान, पानी और ज़मीन तीनों तरफ जो है वहाँ पर कड़ी सुरक्षा है। जगह जगह नाके हैं। पूरे रूट पर बारिश सुरक्षा बल तैनात है। जो हमने खुद ट्रैवल किया तो हमें उसमें भी थोड़ी मुश्किल हुई ट्रैवल करने में, लेकिन कुल मिलाकर आज रात 1 बजे जब जब रूस के राष्ट्रपति पहुंचते हैं गोवा, उस वक्त से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह की सुरक्षा यहाँ होगी। और जिस वेन्यू पर हम अभी खड़े हैं वहाँ पर भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतज़ाम है। यहाँ पर कल सुबह में रूस के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात होगी, वहीं पीएम मोदी भी शामिल रहेंगे, और शाम को चीन के राष्ट्रपति भी इसी वेन्यू पर मौजूद रहेंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि जब एक ही वेन्यू पर 3 बड़े नेता होंगे तो किस तरह के सुरक्षा इंतजाम यहाँ पे हो सकते हैं। निश्चित रूप से सुरक्षा इंतजाम को लेकर कितनी संतुष्टि है, वहां पर कितनी तैनाती जो है वो देखने को मिल रही है, वो हमने हमारी रिपोर्ट में बताया। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी लगातार बताते रहेंगे। लेकिन इस वक्त मणिशंकर अय्यर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, लंबा उनका अनुभव है, सरकारों को चलाया है कांग्रेस ने, और ब्रिक्स इससे पहले भी देश की राजधानी में एक बार यहाँ पर मेजबानी कर चुका है। आज के माहौल में जब पाकिस्तान के साथ जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, ब्रिक्स के सम्मेलन की यहां पर सार्थकता, और यहां इस मंच से देश के प्रधानमंत्री से उम्मीदें, देश की सरकार से उम्मीदें कितनी हैं और क्या हैं? मणिशंकर अय्यर साहब। ब्रिक्स का मकसद ये नहीं है कि पाकिस्तान को एक तरफा करें जी। ब्रिक्स का मकसद है कि इन 5-6 ममालिक के बीच में आपसी सहयोग बढ़ाए, और उस दिशा में सबसे ज़्यादा चर्चा होने वाली है जी। और जहाँ तक कि गोवा में अच्छा इंतज़ाम हो रहा है, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन साथ साथ याद दिलवाता हूँ कि सन 1983 में, मतलब तकरीबन 33 साल पहले, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग का इंतज़ाम इंदिरा जी ने गोवा में किया, और गोवा तभी विश्व के चित्र पर आया। और खुशी की बात है कि 33 साल के बाद फिर एक बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है गोवा में। वैदिक साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूं। गोवा के इतिहास का जिक्र मणिशंकर अय्यर साहब ने किया। आज एक नया इतिहास यहां पर अगले 2 दिनों में लिखा जाएगा। ब्रिक्स की उपलब्धियां अगर हम नजर डालें, उस संदर्भ में भारत को इस मंच से क्या मैसेज देने की जरूरत है 2 दिनों में? बिम्स्टेक के नेता भी यहाँ आ रहे हैं। बंगाल की खाड़ी के किनारे के जो हमारे पड़ोसी देश हैं,
उनमें पाकिस्तान नहीं है, लेकिन और पड़ोसी देश हैं, उन सब के नेता भी यहाँ आ रहे हैं। तो ये भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और अभिवर्धन का ये एक बड़ा मौका है जी। और जो पिछला सम्मेलन भारत में हुआ था, भारत ने बड़ी ज़बरदस्त पहल की थी। उसने ब्रिक्स को वास्तव में ब्रिक्स बना दिया था, एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया था, जिसमें कि $100 बिलियन की राशि स्थापित करना थी और उस राशि के द्वारा जो एशिया और अफ्रीका के मुल्क हैं उनको सस्ती दर पर धन देकर, कम ब्याज पर धन देकर उनके विकास की योजना बनानी थी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ब्रिक्स की यह है कि जितने शीर्ष नेता आपस में मिलते हैं उनका द्विपक्षीय व्यापार, द्विपक्षीय विनियोग, द्विपक्षीय राजनीति और बहुपक्षीय राजनीति भी वहाँ कुछ न कुछ डिस्कस होती है और उसके अच्छे नतीजे निकलते हैं। जिससे पहले अशोक सज्जनहार साहब आपसे समझना चाहते हैं डिफेंस डील को। हालांकि जिस तरह से मणिशंकर अय्यर ने कहा, और पूरे देश की जनता को भी ये बात समझ लेनी चाहिए और शायद जानकारी देना हमारी जिम्मेदारी भी है कि ब्रिक्स, रशिया, चाइना के अगर प्रेसिडेंट यहाँ पर हैं और उसके अलावा ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर है, इसका मतलब यहाँ पर इस बात से न समझा जाए कि पाकिस्तान को क्या मैसेज देना है। ये आर्थिक स्तर पर एक बहुत बड़ा मंच है जो देश की लगभग 44% से भी बड़ी, दुनिया की 44% से भी ज्यादा आबादी को प्रभावित करता है। यहाँ इस सिर्फ 5 देशों में ये लोग शामिल होते हैं, 44% से ज्यादा आबादी। लेकिन अशोक सज्जनहार साहब, यहाँ जो डिफेंस डील होने वाली है उसको लेकर भारत के लिए कितनी बड़ी संभावनाएं, और उससे रूस अगर भारत के साथ ये डील करता है तो रूस को क्या फायदा? देखिए, रूस को तो ये फायदा है जो हमारा बहुत समय से रूस के साथ रक्षा क्षेत्र में हमारे बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। करीब 70% हमारे पास जो अस्त्र शस्त्र हैं वो रूस से आते हैं। तो इसीलिए अगर उनके साथ हमारा ये कामोव 226T के हेलीकॉप्टर्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स का अगर हमारे पास अग्रीमेंट होता है तो फिर ये बहुत अच्छी बात है, ये हमारे संबंधों को और आगे ले जाएगा। उसके अलावा हम ये जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको भी हम देख रहे हैं, उसके ऊपर भी संधि का बहुत अच्छी आशा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ऊर्जा क्षेत्र में भी हमारा रूस के साथ बड़े अच्छे संबंध है। वो है द्वितरफा व्यापार, और उसमें पिछले कुछ सालों से वो कम ही होता जा रहा है, करीब $7 बिलियन हो गया, और हमने ये अपना टारगेट किया है जो 2025 तक हम इसको $30 बिलियन तक ले जाएंगे। इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। परंतु एक और जो चीज जो प्रधानमंत्री मोदी जी को बात करनी पड़ेगी राष्ट्रपति पुतिन के साथ, वो उनको ये बात करना होगा जो आपने अभी 18 सितंबर को यहाँ पर उरी का हमला हुआ, उसके तुरंत बाद आपने उनके साथ पहली मर्तबा वहां पर डिफेंस एक्सरसाइजेस की हैं। तो इसका उनको समझाना पड़ेगा जो यहाँ पर हमारे लिए इसका कितना महत्व है, हमारी सेंसिटिविटी को भी, हमारी संवेदना को भी वो ध्यान रखें, उसको मद्देनजर रखें। वेद प्रताप वैदिक साहब, क्या नरेंद्र मोदी उतना ही सख्त रवैया दिखा पाएंगे, इस तरह से इस मैसेज को दे पाएंगे रूस को कि जो नाराजगी है या जो परेशानी है या जो चिंता है आतंकवाद के मुद्दे पर, वो इस आर्थिक मंच से भी चली जाए? हाँ, क्यों नहीं। जब दो देशों के नेता आपस में मिलते हैं तो सिर्फ आर्थिक और वित्तीय बातचीत ही नहीं होती है जी। उनमें कूटनीतिक बातचीत, राजनीतिक बातचीत, सामरिक बातचीत सब होती है। और रूस को ये मैसेज जा चुका है। जब वो द्रुजबा 2 के नाम से सैन्य अभ्यास कर रहे थे पाकिस्तान के साथ, उसी समय उड़ी में हम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे थे, तो रूस के राजदूत ने यहाँ दिल्ली में भी बयान दिया था और मॉस्को के प्रवक्ता ने भी बयान दिया था कि वो आतंकवाद का विरोध करते हैं, लेकिन उसको रोका नहीं उन्होंने। पाकिस्तान के साथ उनका अभ्यास जारी रहा। समर्थन किया है। हाँ, ये तो आप ठीक कह रही हैं कि इसके बावजूद बात क्या है कि पाकिस्तान को अभी हथियार बेचना है रूस को। रूस का व्यापार आजकल थोड़ा ठप सा है,
उसके हथियार ज़्यादा बिक नहीं रहे हैं जी। और भारत भी अपनी खरीदी कई जगह से कर रहा है, फ्रांस से कर रहा है, अमेरिका से कर रहा है। पहले हम पूरी तरह रूस पे निर्भर थे, इसलिए रूस अपना माल बेचने के लिए पाकिस्तान से रिश्ते बढ़ा रहा है। इसको हम कैसे रोक सकते हैं? और चीन को भी हम पाकिस्तान के साथ संबंध बढ़ाने से रोक नहीं सकते, लेकिन चीन को हमें समझाना चाहिए कि अगर आप एनएसजी पे हमारा साथ दे रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में रूस और चाइना दोनों को अगर एक साथ तीसरे विश्व युद्ध का कहीं तस्वीर दिखती है और अपने अपने लोगों को बुलाते हैं, एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं, इस बीच में यहाँ पर भारत की सरजमी पर पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की नजरें हैं। मेरे सहयोगी शैलेंद्र के पास एक बार जाना चाहूंगी वैदिक साहब, और उसके पास वापस आऊंगी मणिशंकर अय्यर आपके पास। शैलेंद्र, 2 दिनों का कार्यक्रम पूरा देश के दर्शकों की जानकारी के लिए जल्दी से बताइए। जी बिल्कुल मीना, कल जो मुलाकातें हैं, 2 अहम मुलाकातें हैं। कल सुबह पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होगी। उसके बाद कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर भी होंगे। करीब करीब 18 ऐसे समझौते हैं जिन पर हस्ताक्षर होंगे भारत और रूस के बीच। उसके बाद कल शाम को भारत और चीन की मुलाकात होगी। पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात होने वाली है कल शाम को, जिसमें भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें आतंकी मसूद अजहर पर बैन लगाना और साथ ही साथ एनएसजी में भारत की सदस्यता पर चर्चा होगी। उसके बाद हम परसों की बात करें, रविवार की बात करें, तो रविवार को ब्रिक्स सम्मेलन शुरू होगा। उसमें जो तमाम कार्यक्रम है, जो इकोनॉमिक फोरम है, उस पर चर्चा होगी। और उसी दिन शाम को बिम्स्टेक यानी जो बे ऑफ बंगाल के जो कंट्रीज हैं, पाकिस्तान छोड़ जो बाकी देश हैं, उनके साथ भारत की जो है मीटिंग होगी। उसके बाद अगर हम सोमवार की बात करें तो सोमवार को जो कुछ बायलैटरल्स होंगी, क्योंकि जो भी जो जी नजर बनाए रखिए। शैलेंद्र, मैं मणिशंकर अय्यर के पास जाना चाहूंगी। वेद प्रताप, वैदिक साहब को आपने सुना और एक बहुत बड़े तबके से ये बात बार बार आ रही है कि ब्रिक्स से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए अगर है तो वो बिम्स्टेक है। क्या ये सही है और ये क्यों है? पहली बात। और दूसरा, देश में नरेंद्र मोदी की सत्ता के आने के बाद, नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में जो भारत की छवि गई है, एक बदलाव देखा जा रहा है। क्या आप भी महसूस करते हैं उसको? जहां तक कि ब्राजील है, वहां जो राष्ट्रपति हैं उनकी इम्पीचमेंट हो चुकी है, और वही राष्ट्रपति और उनके पहले जो उनके गुरु थे लूला, इन दोनों को कम किया जा रहा है ब्राजील में ही। और हमें नहीं पता कि ये जो नई सरकार आ रही है वो उतने ही उत्साह के साथ ब्रिक्स को आगे बढ़ाएगी जैसा कि उनके पहले जो 2 राष्ट्रपति रहे उन्होंने किया। दूसरी, रूस ने सर्जिकल स्ट्राइक के दिन पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं किए, उन्होंने किया उरी के बाद और सर्जिकल स्ट्राइक्स के पहले। और इसके बावजूद कि हमने उनसे मांग की कि कृपया इसको रोकिए, मत कीजिएगा, इसके बावजूद उन्होंने किया, तो जो रिश्ते हमारे हुआ करते थे रूस के साथ उसमें कमी आई है। तीसरी है इंडिया, चौथे है चीन। चीन हमारी बात बहुत मामलों में, अहम मामलों में सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है कि नम्रता के साथ वो हमारे यहाँ आते हैं और हमारे प्रधानमंत्री से मिलते हैं, लेकिन ये सोचना कि कोई बहुत ठोस कदम उठाया गया है चीन के साथ हमारे रिश्ते में, मैं नहीं समझता हूं कि ये तत्व है। और आखिरी है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में अभी ही हाल में जो महात्मा गांधी जी की बुद्ध बनाई गई थी, मूर्ति बनाया गया था, उसको उन्होंने खराब किया और उस जगह से हटाया गया है जी। तो अब आप बताइए कि ब्रिक्स कहती तो हैं, दुनिया भर कहते हैं कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, लेकिन साथ साथ एक कहता है कि कृपया पाकिस्तान के साथ आप बात कीजिए। मणिशंकर अय्यर साहब को आपने सुना, जिस तरह से एक एक देश के साथ हमारे रिश्तों की जो चर्चा की है, उसके बाद इस तरह के मंच से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं बचती हैं। मणिशंकर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनका बड़ा अनुभव है इस सब मामले में और मैं भी उनसे सहमत हूँ। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि द्विपक्षीय संबंध हमको बढ़ाने चाहिए जी। जहाँ तक आतंकवाद का सवाल है, चीन कभी भी
हमारी बात का समर्थन करने वाला नहीं है जी। लेकिन उसके कारण हमें चीन से संबंध खराब नहीं करना चाहिए जी। और मणिशंकर जी ने बिल्कुल ठीक बात कही कि जो मामले सारे हल होने वाले हैं वो न तो युद्ध से हल होने वाले हैं जी, न दहशतगर्दी से हल होने वाले हैं, न कूटनीतिक दबाव सर्जिकल कितना स्ट्राइक से बना हल पाएंगे होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो ये बड़ा बातचीत सवाल से- है। अशोक बातचीत सज्जनर से- साहब, बहुत छोटा सा जवाब आपसे लूंगी, वक्त की कमी है मेरे पास। देखिए, ये जो ब्रिक्स का फोरम है, ये एक तो आर्थिक फोरम है, तो यहाँ पर देखा जाए, जैसे मणिशंकर अय्यर जी ने भी कहा, सारे और जो देश है उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मंदी हो रही है। केवल एक भारत की आर्थिक स्थिति है जो कि बहुत तंदुरुस्त है और 7.6% जीडीपी इसका ग्रोथ हो रहा है। तो जब ब्रिक्स में भारत बोलेगा तो बहुत ही अधिकार के साथ और बहुत ही जोर के साथ बोल सकता जी, है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हम, सबसे मैं माफी चाहूंगी, लेकिन मुझे कार्यक्रम को खत्म करना पड़ेगा। लेकिन बहुत छोटे छोटे आपके जो रिएक्शन हमने लिए, हालांकि हम बहुत लंबी बातचीत करना चाहते हैं हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, क्योंकि आने वाले 2 दिन इसी विषय पे सबसे ज्यादा रहने वाला है। लेकिन जो बात निकलकर सामने आई आप सबसे चर्चा के बाद, वो ये कि भारत अग्रणी भूमिका में अगले 2 दिन ब्रिक्स सम्मेलन में रहने वाला है, चाहे वो रूस हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो ब्रिक्स के दूसरे देशों, साउथ अफ्रीका हो। लेकिन आर्थिक रफ्तार जो भारत ने पकड़ी हुई है अभी, वो आगे रहने की एक बड़ी वजह रहेगा, और क्योंकि ये आर्थिक मंच है। हालांकि इस मंच से कूटनीतिक मैसेज भी साफ दिया जाएगा, पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश भी होगी, और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भारत ही नहीं ब्रिक्स को मजबूत करने के प्रयास भी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। छोटा सा ब्रेक लेना होगा मुझे। देश की बात बेटियों के सम्मान के बिना अधूरी है। अगर हम ऐसा कहते हैं तो उसका कारण भी बहुत बड़ा है। हर दिन हम आपको एक ऐसी बेटी से मिलवाते हैं जो एकदम अलग काम करती हैं। आज आपको लेकर चलते हैं दिल्ली, मिलवाते हैं मुद्रा से, जिनकी उम्र तो महज 18 साल है, लेकिन जज्बा उससे कई गुना बड़ा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में जूलॉजी से ग्रेजुएशन कर रही ये बेटी मुद्रा शाही मेडिसिन बैंक चलाती है। गरीब जरूरतमंदों को मुफ्त में दवा देती है। अपने बीमार पिता के इलाज के वक्त बर्बाद होती मेडिसिन को देखकर मुद्रा को ये आइडिया आया, और उसके बाद इस आइडिया ने एक बड़ा रूप ले लिया, बैंक के रूप में। अब लोग खुद आकर इन्हें दवाइयां देते हैं और ये जरूरतमंदों तक पहुंचाती हैं। मुद्रा शाही नेशनल लेवल की चेस प्लेयर भी रह चुकी हैं और पिछले सालों से दिव्यांग बच्चों को चेस खेलना भी सिखाती हैं। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। देश की बात में आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।